हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ दिलखुश और मैं आज सभी का वेलकम करता हूं लेक्चर नंबर 3 में। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी और आज के लेक्चर में मैं पहले आपको बताऊंगा डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट्स। मैंने ये टेबल बना रखी है और इसमें कंपैरिजन बहुत आसानी से हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आपके टेस्ट में आ सकती है। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। प्रॉपर्टीज, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। देखते हैं सॉलिड में, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि शेप किस सॉलिड का शेप फिक्स होता है। एग्जांपल लिया था ड्राइंग बॉक्स का, जो आज जैसा है वो कल भी वैसा ही रहेगा। उसी तरीके से तो यहाँ लिख दिया हमने फिक्स। लिक्विड का नॉट फिक्स एंड गैस का भी नॉट फिक्स। पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें कर रखी है, अभी फटाफट से देख लेते हैं। वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, पर गैस का फिक्स नहीं होता। हमने सेंट की बोतल का एग्जांपल लिया था। फिर थर्ड है डेंसिटी, इसकी हाई होती है, लिक्विड की लो, गैस की वेरी लो। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद में लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। फिर डिफ्यूजन एक्सट्रीमली स्लो, इसका एग्जांपल लिया था हमने ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड एंड वॉल का। ये मिक्स थोड़ी हो जाते हैं, जैसे आज हैं अलग वैसे ही कल भी रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर। तो ये भी हमने पहले से ही पढ़ लिया लेक्चर 1 में। एक्सट्रीमली स्लो, मोर इजीली देन सॉलिड एंड रैपिडली। लिक्विड के अंदर मोर इजीली देन सॉलिड, इसका मतलब है कि यहाँ तो बहुत स्लो हो रहा है, पर यहाँ से अच्छा इनमें डिफ्यूजन लिक्विड में हो जाता है, और गैस में तो खतरनाक वाला हो जाता है रैपिडली। कंप्रेसिबिलिटी, वही कंप्रेस होना, पिचकना, तो सॉलिड में इनकम्प्रेसेबल होते हैं, नहीं पिचकते। ठीक है। लिक्विड के अंदर स्लाइटली मोर कंप्रेसेबल देन सॉलिड, ये इनसे थोड़े से कंप्रेसेबल होती है लिक्विड थोड़ा और कंप्रेस हो जाता है, और गैस तो हाईली कंप्रेसिबल। इसका एग्जांपल भी हमने हमारा गैस सिलेंडर लिया था, ठीक है, एलपीजी वाला। हाँ तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है स्टेट चेंजिंग। अब ये स्टेट चेंजिंग क्या है? हमने देखा है कि मैटर 3 स्टेट्स में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब वो मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में भी जा सकता है और लिक्विड से गैस में, और डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, और उसी को हम कहते हैं स्टेट चेंजिंग। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन टू अनदर स्टेट्स। अब स्टेट चेंजिंग के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं कि हम किस तरीके से स्टेट चेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टर्स हैं इसके, उन्हें चेंज करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं आइस। हमने आइस लिया, फिर इसे थोड़ा सा हीट किया, हीट करने पर हमें ये मिल जाता है वाटर, ठीक है, और इसे और हीट करते हैं हम तो फिर ये बन जाती है वेपर। अब यहाँ स्टेट कैसे चेंज हुई? यहाँ स्टेट चेंज हो गई कैसे? आइस कौन सी स्टेट में था, कौन सी फिजिकल स्टेट में था? ये था सॉलिड में। वाटर किस में हो गया? लिक्विड में। और वेपर किस में हो गया? गैस में। तो यहाँ क्या हुआ, हम हीट कर रहे हैं इसे। हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं लगातार। इस तरफ जैसे ही हम बढ़ रहे हैं, हम हीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि ये वाटर जो है सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में आ गया। तो पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया, क्या है? टेम्परेचर है। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती है। हम जैसे एक सेटअप तैयार करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और उससे समझते हैं और अच्छे से टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक मैंने जार ले लिया, ये जार ले लिया और इसे एक स्टैंड पर मैंने लगा दिया, ठीक है, और इसमें आइस क्यूब्स ले लिए मैंने, ये वाली, ठीक है, ये आइस क्यूब्स मैंने ले लिए। एक थर्मोमीटर ले लिया। थर्मोमीटर पता है आपको, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टेम्परेचर मेजर करता है कि कितना टेम्परेचर है, कितना नहीं है। और नीचे मैंने एक बर्नर ले लिया। ओके, क्या ले लिया मैंने? एक बर्नर ले लिया जो कि इसे हीट प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अपना ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, और ऑब्जर्वेशन की वजह से मैं यहाँ एक ग्राफ बना रहा हूँ। अब आप मुंह मत फुला लीजिए कि ओहो ग्राफ आ गया, ग्राफ आ गया। नहीं, ग्राफ बहुत आसान होता है, इसमें कोई टफ नहीं होता, और मैं आपके लिए और आसान कर दूंगा। अब मैंने मान लीजिए ये जो लाइन है, ये जो डंडी है, इस पर मैं ले रहा हूं टेम्परेचर, और ये जो
ये वाली है, ये वाली लाइन, इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसमें टाइम, ठीक है। अब देखो कैसा ग्राफ हमें दिखता है, सारा जो भी स्टडी है टेम्परेचर का वो इस ग्राफ पर बेस्ड होगा। अब हमारा आगे ये इस तरीके से दिखा, फिर ये यूं और यूं। अब इसका मतलब समझिए ये क्या बना दिया मैंने और इसका मतलब क्या निकल रहा है यहाँ से। इसका मतलब सिंपल सा ये देख पा रहे हैं हम, अभी 2 मिनट, ये मैंने पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये ले लिया मैंने बी, और ये मैंने ले लिया सी, और ये मैंने ले लिया डी, ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये टेम्परेचर ले रहे हैं तो टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस केल्विन होती है। अभी इन पे भी बात करेंगे हम नेक्स्ट, एक इसका अलग ही सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम सारी यूनिट्स की बात कर लेंगे इस चैप्टर की। ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस, बेसिक नॉलेज तो आपको होगी। और ये टाइम इंक्रीज हो रहा है। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ए से भी जब हम जा रहे हैं तो टाइम हमारा देखो लगातार बढ़ रहा है। देखो इस लाइन में जब हम आगे जाएंगे ना तो यहाँ ये बताएगा कि टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया है 0 सेकेंड, यहाँ मैंने लिख दिया 2 सेकेंड, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ मतलब आ गए तो मतलब 3 सेकंड हो गए, यहाँ मतलब आ गए, यहाँ कोई बात कर रहे हैं तो हम 4 सेकंड पे बात कर रहे हैं। तो देखो ए से भी ए 0 सेकंड पे था, बी 3 सेकंड पे आ गया, तो मतलब यहाँ टाइम इंक्रीज हुआ। और यहाँ इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ था, अब ये यहीं पर ही तो है वापस, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। तो जब हम ए से बी गए तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम ऐसे ही सी से डी हो जाना है। अब देखते हैं हुआ क्या यहाँ। देखो यहाँ ए हमने क्या लिया था, यहाँ पर क्या लिए थे, आइस क्यूब्स लिए थे, आइस लिया था हमने। तो ए जो है, ए पॉइंट पर हमारा वाटर किस रूप में है, किस स्टेट में, आइस में, और बी में किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में, ठीक है। और सी पर भी क्या रहेगा, ये लिक्विड रहेगा। अभी बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। और डी पर क्या हो गया, ये गैस हो गया। अब ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, आइस से जब लिक्विड जा रहे हैं हम, मतलब स्टेट चेंज हो रही है, तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या हम इसे एक बार और चेक कर लें। देखो लिक्विड एक अलग स्टेट है, गैस एक अलग स्टेट है। तो लिक्विड से जब गैस गए हम, सी से डी तक गए, तब भी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। अरे ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई, आपको ये ग्राफ भी अब समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक बार वापस से देख लेते हैं। देखो हम ए पर ले लेते हैं हम आइस क्यूब, अब हम इसे हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी देर तक इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब ये हीट गई कहाँ, तो इसके बारे में, इसका रीजन हम देंगे लास्ट में। तो यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। क्यों कांस्टेंट रहा, क्योंकि आइस से हम लिक्विड में गए हैं, एक नेक्स्ट स्टेट में गए हैं, ठीक है। फिर अब बी से सी आप बोलेंगे कि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ, ये देखो टाइम भी इंक्रीज। देखो एक्स एक्सिस में तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखो ये यहाँ पॉइंट था, ये यहाँ हो गया। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पॉइंट है और ये यहाँ था। देखो ये इतना क्या हुआ, इतना क्या बढ़ गया टाइम, और ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर। तो हुआ कि नहीं हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हो गया और टाइम भी चेंज हो गया। अब यहाँ क्यों हुआ, अरे भाई यहाँ बी पर भी ये लिक्विड था और सी पर भी क्या था, लिक्विड था। मतलब स्टेट क्या थी, सेम स्टेट थी, और हम लगातार क्या कर रहे थे, उसे हीट दे रहे थे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं टेम्परेचर के अंदर ही जो आती हैं, उन्हें हम फटाफट से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन, वेपराइजेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से, फटाफट से मेल्टिंग पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये मेल्टिंग क्या होता है, इसे फटाफट से समझ लो। कुछ नहीं है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, इसे लिख लीजिएगा आप, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, हम मेल्टिंग की नहीं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। इसमें कोई शक होगा, नहीं होगा। अब देखो
हर एक मैटर के लिए हर एक अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि मैटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो सबका अपना डिमांड है। तो यहाँ क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जैसे वाटर की बात करें तो इसका क्या क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं हम किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डेफिनेशन कुछ ऐसी ही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड की जगह लिक्विड टू गैस। तो इसका भी लिख लेते, टेम्परेचर एट विच मैटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। लिक्विड टू गैसियस स्टेट। क्या ये बात भी क्लियर है आपकी कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्लियर हो गए? अब फटाफट से बढ़ते हैं सब्लिमेशन पे। अब ये सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि भैया पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है ही नहीं। तो ये भी हो सकता है कि सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, और ऐसा भी हो सकता है कि गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में। तो बस यही बात है कि अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और डीसब्लिमेशन किसे बोलेंगे कि गैस कन्वर्ट हो गई डायरेक्ट सॉलिड में बिना लिक्विड स्टेट के इंटर कन्वर्जन किए उसमें। तो डेफिनेशन तो आप लिख ही लीजिएगा, मैं एक बार बोल देता हूं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मैं बस यहाँ एक सीधा सीधा सा लिख देता हूं कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैसियस स्टेट without passing लिक्विड स्टेट, कि बिना लिक्विड स्टेट के आए डायरेक्ट हम सॉलिड से गैसियस स्टेट में एंटर कर गए। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, नेफ्थलीन, कैम्फोर, कपूर जिसे बोलते हैं, और आयोडीन। ठीक है, आयोडीन आप जानते होंगे नमक में होता है, देश का नमक। नेफ्थलीन की गोलियां लाती है मम्मी बाजार से बिस्तर में रखने के लिए। कैम्फोर, कपूर जानते ही हैं हम, उसे जैसे ही जलाते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक सी में, तो वो हो गया सब्लिमेशन। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा डीसब्लिमेशन। अब बात करते हैं वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की, इसे मैं फटाफट से कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये फ्रीजिंग और ये आपको तो फ्रीजिंग तो समझ में आता है ना। फ्रीजिंग का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, मेल्टिंग का जस्ट उल्टा है फ्रीजिंग। आप कहे तो मैं लिख देता हूं, चलो मैं लिख ही देता हूं फ्रीजिंग भी। फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग द प्रोसेस of conversion of matter from freezing liquid to solid state। जो हम फ्रीज में करते हैं, फ्रीज में हम वाटर को रख देते हैं और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कौन सा प्रोसेस है आपका, फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग के बाद में हम बात करते हैं वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन क्या है, वेपराइजेशन, अब इसके बारे में एक बात बताता हूं मैं आपको, वेपराइजेशन क्या है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। लिक्विड टू गैसियस स्टेट, जैसे भाप बनना, जब आप देखते हो सब्जी मम्मी बनाती है तो उसमें से भापें नहीं निकल रही होती है, वो लिक्विड होता है, पहले पानी डाल देती है और वो भापें बनती है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं, अभी 2 मिनट रुकिए, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कंडेंसेशन। ये भी मैं आपको बताता हूं अच्छे से। कंडेंसेशन, वही डेफिनेशन लिख लीजिए आप, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड स्टेट।
अरे बाप रे, ये तो इसका उल्टा ही हो गया। हाँ, इसका उल्टा ही है। और अब आप ये भी सीखिए इसमें कि हर डेफिनेशन को रटने की आदत मत डालिए। केवल देखो, इन 3 डेफिनेशन ये सेम है, खाली यहाँ पर लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग हो गया, लिक्विड टू गैसियस वेपराइजेशन और गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, वेपराइजेशन कैसा फिनोमिना है? एक बुल्क फिनोमिना है। बुल्क फिनोमिना, इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं, इवेपोरेशन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे। बुल्क फिनोमिना का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक ये बीकर ले लिया और ये वाटर ले लिया। अब वो यहाँ क्या हो रहा है, वाटर क्या है, एक लिक्विड स्टेट में मान लेते हैं, लिक्विड टू गैसियस, तो हम पहले लिक्विड थे फिर गैस में गए। अब यहाँ जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, वो सारे इतना टेम्परेचर या इतना एनर्जी गेन करेंगे कि वो गैसियस स्टेट में जा सके। तो यहाँ सारे पार्टिकल्स के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए, उसी को हम वेपराइजेशन बोलेंगे। आगे आने वाला टॉपिक होगा इवेपोरेशन, वो भी कुछ इसी तरीके से हमें दिखेगा कि लिक्विड टू गैसियस स्टेट, पर उसमें कुछ डिफरेंट है जो यहां से पता चलता है इस बुल्क फिनोमिना से। अब यहां पर इतना समझिए कि वेपोराइजेशन में लिक्विड के हर पार्टिकल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा सकता है। तो ये बात हो गई हमारी वेपराइजेशन की, हो गई कंडेंसेशन की, हो गई फ्रीजिंग की, हमने बात कर ली। तो टेम्परेचर की कहानी यहीं खत्म होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं। 2 फैक्टर बताया, उसमें से सेकंड फैक्टर होगा हमारा प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट से। अब ये लेटेंट हीट क्या है? जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि टेम्परेचर और टाइम के बीच में हम जब ने ग्राफ प्लॉट किया तो हमने देखा कि ए से भी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, जबकि हम तो लगातार ही उसे हीट दे रहे थे। तो फिर हमारी हीट गई कहाँ? अब उसी हीट का हिसाब किताब करती है ये लेटेंट हीट। तो सबसे पहले तो इसका मैं आपको रीजन दे देता हूं कि वो हीट कहाँ गई। अब देखिए, मैंने बताया था कि एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के। अब चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, कुछ ना कुछ तो होता है। पर अभी अभी जब हम इस लेक्चर में हमने टेबल कंपेयर की थी स्टार्टिंग में, तो वहां हमने देखा था कि सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, फिर लिक्विड और सबसे कम होते हैं गैस में। अब इसी फोर्स को कंपनसेट करने के लिए, इसी फोर्स से लड़ने के लिए यहाँ पर ए किस पे था? सॉलिड पे था हमारा। ए किस पे था भैया? सॉलिड पर था। यहाँ के पार्टिकल्स के बीच में क्या थे? इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा थे। फिर बी कौन सा पॉइंट हो गया था हमारा? लिक्विड वाला पॉइंट हुआ था कि नहीं हुआ था? अब यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है और यहाँ क्या है? कम है। तो ये कम अपने आप थोड़ी हो गया, ऐसा अपने आप थोड़ी हो गया, नहीं। ये कैसे हुआ? जो हमने हीट दे रहे थे ना हम, वो क्या काम कर रही थी? इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम कर रही थी। इसीलिए हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, पर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो गया, उसकी वजह से हमारी स्टेट चेंज हो गई। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है। ठीक है, अब वहीं से निकल के आती है हमारे पास में लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वही हीट है जब स्टेट चेंजिंग के दौरान जितनी हम हीट देते हैं वही हमारी लेटेंट हीट होती है। अब जहां हमने एक तो यहां पर दी, एक यहां पर दी, अब ये दोनों ही लेटेंट हीट है। अब दोनों में कुछ तो डिफरेंस होंगे। उसी तरीके से हम लेटेंट हीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये फ्यूजन नया वर्ड लग रहा है आपको? नहीं, इसको हम पढ़ चुके हैं। जो फ्यूजन है ना, वो मेल्टिंग का ही दूसरा नाम है। थोड़ा फैशन में फ्यूजन लिख दिया, बाकी मेल्टिंग और फ्यूजन एक ही चीज होती है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहने का मतलब है, मेल्टिंग में क्या करते हैं? चलो आप बताओ, मेल्टिंग में क्या करते हैं? भी पढ़ क्या है? मेल्टिंग में क्या करते हैं? हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, वही प्रोसेस होता है। तो इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहने का मतलब है कि मेल्टिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें कितनी हीट देनी पड़ी। कहने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने में हम कितनी हीट देते हैं, उसी को लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, उस पर हम गौर करते हैं। द हीट रिक्वायर्ड, क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज नहीं लिखो यहां, कन्वर्ट लिखो। कन्वर्ट क्या? टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट।
क्या लिखा हमने, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब ये 1 यूनिट मास क्या है, अब देखो एक डिफाइन तो करना पड़ेगा ना हमें कि कितना मास लिया है। अब आप तो एक बहुत बड़ा पत्थर ले लो, उसमें बहुत जाहिर सी बात है कि उसमें हीट ज्यादा चाहिए, एक छोटा सा पत्थर ले लो उसमें कम चाहिए, तो ये तो फिर सबके लिए अलग अलग हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं मैं तो पत्थर के लिए कैलकुलेट करूंगा, आपका नेक्स्ट दोस्त बोलेगा नहीं मैं पूरी बिल्डिंग के लिए कैलकुलेट करूंगा, तो ये तो अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए हमने एक फिक्स कर दिया कि 1 यूनिट मास हम मानेंगे। अब 1 यूनिट मास का मतलब है 1 kg, 1 ग्राम, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो सेकंड लेटेंट हीट डिफाइन की गई है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन आपको समझ में आ गया। वेपोराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, वेपोराइजेशन में क्या होता है चलो बताओ। वेपोराइजेशन में होता है कि हम लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, यहाँ भी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो लेटेंट हीट आएगी यहाँ पे जब हीट रिक्वायर होगी हमें, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये वेपोराइजेशन कहाँ कर हो रहा है, इस डायग्राम में आप बता सकते हैं कहाँ हो रहा है, सी से डी के बीच में। देखो सी पॉइंट क्या है, बी से, बी भी लिक्विड था, सी भी क्या था, लिक्विड था, और डी क्या हो गया, गैस। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, वेपोराइजेशन में लिक्विड टू गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम यही डेफिनेशन हो जाएगी, खाली यहां पर यूनिट मास सेम रहेगा, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूं, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। अब आई थिंक आपको लेटेंट हीट का कंसेप्ट समझ में आ गया, और आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हुआ। तो कोई डाउट नहीं है इसमें, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसमें मैं हो सकता है आपका क्लियर कर दूंगा डाउट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेशर की। अब देखो स्टेट चेंजिंग हमारा टॉपिक रहा था, उसमें हमने 2 फैक्टर्स देखे थे चेंज करने के। सबसे पहले देखा था टेम्परेचर, जो कि हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब बचा है प्रेशर। प्रेशर को भी फटाफट से समझ लेते हैं। प्रेशर जो हम पर होता है वो वाला नहीं है यहाँ, ठीक है, यहाँ फिजिक्स वाला प्रेशर है, ठीक है। तो सेकंड हम पढ़ेंगे प्रेशर बाय प्रेशर, कि प्रेशर से कैसे कर सकते हैं। अब इसे एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक फिर से हम बीकर लेते हैं और एक पिस्टन ले लेते हैं। पिस्टन का मतलब ढक्कन टाइप से कुछ जो कि मूव कर सकता है, ठीक है ये। और यहाँ मैंने ले लिया क्या, गैस ले ली मैंने, यहाँ गैस ले ली, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, ठीक है, ये गैस ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे प्रेस कर रहा हूँ, प्रेशर ही तो इंक्रीज कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, अगर इसे प्रेस कर रहा हूँ तो फिर अब ये जैसे ही मैंने इसे और प्रेशर इंक्रीज किया तो ये क्या हो गया है, लिक्विड हो गया। अब ये लिक्विड की तरह दिख रहा है, ये पिस्टन नीचे आ चुकी है और ये क्या हो गया, लिक्विड बन गया। अब मैं देख रहा हूँ और मैंने प्रेशर दबाया, और ज्यादा इसे दबाया तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, और प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये कोई भी मैटर ले लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, तो ये क्या हो गया, अब सॉलिड बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ क्या था हमारा, ये गैस था, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। कैसे कन्वर्ट हुआ, प्रेशर इंक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीजेस। इस जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, अब हम टेम्परेचर और प्रेशर को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। देखो प्रेशर जस्ट उल्टा है टेम्परेचर के। कैसे, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो हम कहाँ जा रहे थे, सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस, ठीक है। हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो कहाँ जा रहे थे, सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस। लेकिन जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो हम कैसे आ रहे हैं, गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड। अच्छा, इसका मैं फील भी करा देता हूं आपको। देखो स्टेट में जो 3 स्टेट्स पढ़ी उनमें सबसे मेन डिफरेंस स्पेस का था कि नहीं था, हमने बहुत बार बता दिया आपको। अब यहाँ देखो प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है
तो मैं इसे डायग्राम से आपको बता देता हूँ। अच्छा यहीं बता देता हूँ ना, ये पार्टिकल्स यहाँ दूर दूर हैं, जैसे इन पे प्रेशर पड़ा, इस पार्टिकल पे प्रेशर पड़ा कि नहीं और पास पास जाओ, पास पास जाओ। अगर पास पास जाएंगे तो क्या स्पेस कम होगा, गैस में स्पेस ज्यादा था। अब यहाँ अगर इस पे प्रेशर डाला हमने तो इन पार्टिकल्स को कहा कि नहीं तुम पास आओ, तो यहाँ स्पेस कम हो गया। और देखो गैस से कम स्पेस वाला क्या कौन सी स्टेट होती है, लिक्विड, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब हम नहीं माने, हमने कहा और पास पास जाओ, और पास पास जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्रेशर भी आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में और क्या टॉपिक्स रह गए मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, ये हो गया, ये इतना ही था, प्रेशर का इतना ही समझना था। अब दो हमने फैक्टर्स इसके फटाफट से समझ लिए। अब समझ रहे हैं हम ये थर्ड नहीं है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों को चेंज करके हम कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं। कोई जरूरी है कि एक ही को चेंज करें, हम तो दोनों को चेंज कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, दोनों को चेंज कर लिए। साइमल्टेनियस इफेक्ट्स एक बार देख लेते हैं फटाफट से। साइमल्टेनियस इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। साइमल्टेनियस इफेक्ट का मतलब है दोनों एक साथ। जैसे मैं यहां ले लेता हूं सॉलिड, ये मैंने लिख लिया सॉलिड है, कोई भी मैटर है, ये है लिक्विड और ये लिख लिया मैंने गैस, ठीक है। अब आप खुद मुझे जवाब देंगे। सबसे पहले बताएंगे कि सॉलिड से लिक्विड पर जाने के लिए मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं कि डिक्रीज करूं, बताइए क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे, दूर हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से लिक्विड से गैस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को फिर से क्या करेंगे, इंक्रीज और इंक्रीज करेंगे ताकि वो और दूर दूर चले जाएं। अब यहीं पर बताइए कि सॉलिड से लिक्विड पर जाने के लिए हम क्या करें, प्रेशर का क्या करें, प्रेशर का इंक्रीज करें, अरे नहीं, प्रेशर का इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो पहले से ही बहुत पास पास होते हैं, और पास पास कर दोगे तो और क्या बनाओगे उसे, और सुपर सॉलिड बनाओगे क्या, नहीं, हम प्रेशर को करेंगे कम ताकि वो पार्टिकल्स क्या आए, थोड़े दूर दूर आए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्रेशर का डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीजेस। अरे अभी भी तो बताया कि इसका उल्टा होता है, अगर हम इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। और फिर यहां भी सेम, प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया डायग्राम। तो यही है साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड पे जा रहे हैं तो अगर दोनों का यूज करना चाहते हैं तो आप दोनों पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को तो आप इंक्रीज कर देना और प्रेशर को डिक्रीज कर देना। अभी कंसेप्ट से याद रखना, ऐसा नहीं कि इसे रट लो, कंसेप्ट से याद रखना। प्रेशर किया तो पार्टिकल्स पास पास आते हैं, ज्यादा बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो दूर दूर जाते हैं। और आपको पता ही है कि सॉलिड लिक्विड गैस में किसमें कम और किसमें ज्यादा होते हैं पार्टिकल्स में स्पेस, ठीक है।